Hello students, we in the last lecture children discussed about the agricultural price policy of the government of India. Now today's lecture children we are going to study how this policy is administered or it is implemented by the government. Okay, and we will also try to evaluate the entire agricultural price policy of the government. Evaluation basically tries to analyze about the success and failure, we can say. Okay, so how are these administered prices, the prices of the commodities which are fixed by some authorities or the government? Now how this system is actually administered, we can say children. So for that, the first point children that we have here, that is as you can see, entrusting the task to different agencies. तो चलो अलग अलग एजेंसीज को हमने कुछ टास्क एंट्रस्ट किए हुए and accordingly the agencies will look after the fixation of those prices, we can say. Okay, तो प्राइस को फिक्स करने का काम उनका होता है. अच्छा, which are the agency children basically? First of all, FCI, that is the Food Corporation of India. Okay, Food Corporation of India, which is in short also referred to as FCI. They undertake all the price support operations. मतलब जहाँ पे भी prices fix करने होते हैं चलो, all those operations are basically undertaken by the FCI regarding most of the food grains which are procured and supplied in the entire country, we can say children. Achha, then we also have the agency that is called as the National Agricultural Cooperative Marketing Federation. Okay, अभी इनका काम क्या होता है बच्चों लोग? तो जितने भी कोर्स पल्सेस आते हैं, कड़धान्य बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है. अच्छा, देन वी आल्सो हैव दी ऑयल सीड्स. तो इसका सप्लाई, उसका प्राइस फिक्सेशन, ऑल दैट इज बेसिकली हैंडल्ड चिल्ड्रन बाय द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन. अच्छा, जहां तक बच्चों लोग इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉटन एंड जूट, तो वी हैव द कॉटन एंड जूट कॉर्पोरेशन. क्या है बच्चों लोग? कॉटन एंड जूट कॉर्पोरेशन. तो सीधी सी बात है, नाम से क्लियरली दिख रहा है कि लाइक दे मस्ट बी हैंडलिंग अबाउट द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस ऑफ कॉटन एंड जूट रिस्पेक्टिवली. अच्छा, एज फार एज चिल्ड्रन शुगर केन इज कॉन्सर्न, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल शुगर केन की जहां तक बात है तो सबके सब शुगर मिल्स को मतलब लाइक इट्स रिक्वायर्ड दैट दे पे एटलीस्ट द मिनिमम प्राइसेस टू द प्रोड्यूसर्स. तो कुछ शुगर मिल्स होते हैं बच्चों, उनको बताया जाता है कि लाइक इससे नीचे प्राइस नहीं पे करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक प्रेजेंट लेगो शुगर केन का प्राइस समवेयर अराउंड चिल्ड्रन 3000, तो कुछ कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि 2985 रुपीज या फिर 2975 रुपीज हम लोग पे करेंगे. हाँ, तो no one will be paid anything less than that particular amount children. That means they are ensured with this minimum support price, so they are required to pay at least the minimum prices to the producers. अच्छा, तो जहां तक मुझे टोबैको की बात होती है तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्राइसेस फॉर द टोबैको इज द डिसीजन इज गिवन टू द प्रोड्यूसर्स. तो प्रोड्यूसर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि लाइक टोबैको का मार्केट में प्राइस क्या होगा करके. ओके, अच्छा, तो दिस इज लाइक डिफरेंट एजेंसीज व्हिच आर इंटरेस्टेड विद द डिफरेंट responsibilities for fixing the prices of different products or the different agricultural products in the market children. The second one children, as you can see on a screen, it's establishment of National Crop Forecasting Center. Okay, which will again National Crop Forecasting Center. Crop forecasting. Can we just guess out some meaning children from this? कि लाइक एडवांस में हम लोग थोड़ा फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि लाइक फ्यूचर में इस क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा या फिर कम होगा, उसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं, हम लोग एडवांस में कैसे सप्लाई को एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. अच्छा, तो एनसीएफसी चिल्ड्रन इट वाज एक्चुअली फॉर्म टू कीप अ केयरफुल वॉच, यानी नजर रखने के लिए. अच्छा, ऑन द प्राइसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो ज्यादातर बच्चों लोग किसी भी आम आदमी के कंजम्पशन में एंटर करते हैं, मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट्स. एंड देन दे रेकमेंड इंटरवेंशन, यानी दखल अंदाजी करना होता है बच्चों लोग, नेसेसरी बाय द गवर्नमेंट इन द मार्केट. ठीक है, अगर 2-3 महीने के बाद अगर हम लोग को लगता है कि लाइक हाँ ऑनियंस का शॉर्टेज होने वाला है, ऑनियन के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो फिर ये एनसीएफसी क्या करेगा बच्चों लोग? दे विल गिव एन एडवांस्ड वार्निंग
ठीक है, जो आपको बताएगा कि लाइक आने वाले दिनों में सप्लाई का शॉर्टफॉल होने वाला है। अच्छा, और ज्यादातर इसको हम लोग कहाँ पे बच्चों लोग ऑनियंस, पल्सेस या फिर जो एडिबल ऑयल्स आते हैं बच्चों लोग, उसके केस में एनसीएफसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अलग अलग एजेंसी जो अलग अलग प्राइसेस मैनेज करेंगे बच्चों लोग। फिर हमने एनसीएफसी को बना के रखा है बच्चों लोग, जो क्रॉप फोरकास्टिंग करेगा, जो एडवांस में हम लोग को वार्निंग सिस्टम देता है अगर किसी प्रोडक्ट के या फिर किसी एग्रीकल्चरल कमोडिटी के सप्लाई में शॉर्टफॉल आने वाला रहेगा तो। ठीक है, अच्छा, देन द नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, सेटिंग अप ऑफ हाई पावर्ड प्राइस मॉनिटरिंग बोर्ड। 1999 में चलो इसको सेटअप किया गया था। कब? 1999। तो मॉनिटरिंग इज लाइक कीपिंग अ वॉच, कंट्रोलिंग द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ओके, और फॉर एग्जांपल एंटिसिपेटिंग द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट। मतलब जब भी उनको लगता है कि लाइक अभी रिसेंटली आपने देखा रहेगा कि लाइक क्योंकि इंडिया में या फिर अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में बच्चों ऑनियंस दे बिकेम वेरी कॉस्टली, सो गवर्नमेंट तुरंत क्या करता है, इसके एक्सपोर्ट्स के ऊपर रोक लगा देता है। लेकिन जब एक्सपोर्ट्स रुक जाते हैं बच्चों तो आपको पता है प्रोड्यूसर्स को लॉस होता है। हाँ, then many of the people, the farmers and the dealers and the agents, they come on the road and then they protest. Why? Because they're suffering losses, because they're not allowed to export onion. Why? Because there is a shortfall of supply of onions in the domestic market. तो domestic market में shortage होते हैं बच्चों लोग, सीधी सी बात है कि हम लोग उसको export करने के लिए allow नहीं कर सकते हैं। And then you all know how sad it is to cry while you cut your onions। मतलब फॉर एग्जांपल कि लाइक पहले क्या होता था कि लाइक ऑनियंस कट करने के बाद आंसू आते थे, अभी कैसे उसका भाव सुनने के बाद में भी कभी कभी आपको आंसू आ सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स द प्राइसेस दे स्काईरॉकेट। देयर वाज अ टाइम, आई थिंक लास्ट ईयर, आई माई सेल्फ while going back from the classes, I bought 150 rupees per kg of onions, right? You can gift it as a birthday gift to someone, maybe the person will be very happy. अच्छा children, then we have the buffer stocks। बफर स्टॉक का मीनिंग क्या होता है समझ लेते बच्चों लोग। ओके, सपोज चिल्ड्रन हियर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द बफर स्टॉक्स, इनका काम क्या होता है बच्चों लोग। तो बफर स्टॉक्स का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने पास अपने फार्मर से जितना भी फूड ग्रेन्स है, फॉर एग्जांपल फूड आर्टिकल्स प्रोक्योर करके रखती है, तो सब आर्टिकल्स को अपने पास स्टॉक करके रखती है। तो अगर कभी मतलब एग्जांपल इन केस अगर कुछ सीवियर शॉर्टेज होता है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज आते हैं, तो देश के लोगों को खिलाने के लिए फॉर एग्जांपल के फिर फूड सिक्योरिटी के लिए ये फूड ग्रेन्स यूज किए जाते हैं। लेकिन जितना जरूरी है उससे ज्यादा स्टॉक गवर्नमेंट अपने पास रखती है। और ये सब नाफेड करके एक ऑर्गेनाइजेशन आता है बच्चों, एंड देन देयर इज समथिंग लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलके बच्चों लोग दे मेंटेन एंड देन दे बिल्ड द बफर स्टॉक्स। क्या बिल्डअप करेंगे ये लोग? बफर स्टॉक्स, नॉट डफर स्टॉक्स चिल्ड्रन, बफर स्टॉक्स। ठीक है, अच्छा, अभी इससे क्या होता है, आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, बाय चांस बच्चों मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। अभी प्राइस बढ़ने के पीछे जनरली एक रीजन होता है कि उसका सप्लाई कम है, तो तुरंत गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने पास जो स्टॉक होता है उसको मार्केट में ऑक्शन करने का बच्चों। और ऑक्शन करने से मार्केट में उस कमोडिटी का सप्लाई बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या होते हैं, स्टेबिलाईज होते हैं। कभी अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस हद से नीचे गिर गया तो भी आपको पता है उसकी वजह से भी फार्मर्स को लॉस हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में ये नाफेड और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हाट डू दे बाय दैट सरप्लस स्टॉक फ्रॉम द मार्केट चिल्ड्रन, फ्रॉम द फार्मर्स। और क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में परचेज करते हैं, मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है बच्चों, उसकी वजह से जो प्राइसेस बहुत लो होते हैं, द प्राइसेस दे ग्रेजुअली स्टार्ट राइजिंग इन द मार्केट। तो ये बफर स्टॉक ऑपरेशंस बोलते हैं बच्चों लोग। इससे हम लोग प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट महंगा होगा तो क्या करने का बच्चों लोग, आप अपना स्टॉक को रिलीज करने का। प्रोडक्ट सस्ता होगा तो मार्केट से खरीद लेने का, और फिर हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल पे प्राइसेस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, देन चिल्ड्रन वी आल्सो हैव द वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग इज लाइक बेसिकली स्टोरेज फैसिलिटीज दैट वी हैव। सो गवर्नमेंट हैज मेड अरेंजमेंट्स टू सेट अप वेयरहाउसेस इंक्लूडिंग वेयरहाउसेस ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसकी वजह से बच्चों लोग फार्मर्स जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं ना, जब तक मार्केट में उसके लिए डिमांड नहीं आएगा। जब तक मार्केट में बच्चों अच्छा भाव नहीं मिल रहा है, टिल दैट पर्टिकुलर टाइम चिल्ड्रन फार्मर्स कैन hold the product in the warehouse. Now these warehouses are provided by the government for some reasonable, or for example minimum rent that the farmers can pay. अच्छा, 6 वाला point children, regulated markets. Regulated markets fix appropriate prices in the interest of
farmers. जैसे कि children, we are mostly aware, if you go to Vashi, there is something like APMC, Agricultural Product Marketing Committee, कृषि समिति करके बुलाते हैं उसको, कृषि बाजार समिति. तो वहां पे बच्चे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस गवर्नमेंट खुद फिक्स करती है, एंड देन फार्मर्स आई थिंक दे विल नॉट सफर लॉस, क्योंकि फिर उनको फंसाया नहीं जा सकता. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी टू द farmers. Credit, children, is like you people are quite aware about that. It talks about the loans that are provided by the government. Okay, now talking about those loans, I think you all are aware दो टाइप के लोन्स होते हैं बच्चों लोग, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल. हाँ, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कौन बच्चों लोग, साहूकार, जमींदार. देन दे स्टार्ट ऑपरेटिंग फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स टू प्रोवाइड फाइनेंस टू फार्मर्स at the lowest interest that is possible, okay, to enable them to stocking करने के लिए. हाँ, तो उनको क्रेडिट अवेलेबल करके दिया जाता है बच्चों लोग. गांव में ये सब फैसिलिटीज बहुत सारी मिलती है, बट मेनी ऑफ देम आर अनअवेयर ऑफ दिस एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज. ओके, नाउ दिस वाज समथिंग लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी. नाउ चिल्ड्रन, वी सी व्हाट इज द इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी. इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, वही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फेलियर्स एंड सक्सेस. अच्छा बच्चों, सबसे पहला जो डिफिकल्टी आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, इट्स लाइक डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग द फेयर प्राइसेस, कि कौन सा प्राइस एक्चुअली फेयर है, कौन सा प्राइस बच्चों फार्मर के लिए फायदेमंद हो सकता है. सवाल ये आता है कि लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी खेती की नहीं रहती है, और लोग फिर गवर्नमेंट में बैठ के डिसाइड करते हैं कि हाँ ये वाला प्राइस फार्मर के लिए अच्छा रहेगा. अभी फार्मर को पता होता है कि लाइक उसके लिए अच्छा प्राइस कौन सा होता है. ठीक है, अच्छा मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि लाइक द प्राइसेस व्हिच आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दे आर अट्रैक्टेड ग्रेट अटेंशन इन द रीसेंट पास्ट, क्योंकि आपने देखा रहेगा फार्मर्स एजिटेट करते हैं सो दैट दे रिसीव सम रेम्यूनरेटिव प्राइसेस. अच्छा, अभी जहां तक बच्चों लोग एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस की बात होती है, किसकी, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, तो ज्यादातर जो कंट्रोवर्शियल इशू होता है कि लाइक फेयर प्राइस क्या है, एक डिसाइड कौन करेगा. ओके, सो दैट यू कैन सपोर्ट द फार्मर. फॉर एग्जांपल फार्मर से अनाज खरीदने का जो प्राइस होता है बच्चों, आपने पढ़ा था हम लोगों ने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है बच्चों, इशू प्राइस होता है. अच्छा, मतलब when can you say that the prices which are fixed by the government are fair? So the prices can be said that they are fair if it were above the cost of production, even though it were much below the free market price. मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा, लेकिन मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा कम, ऐसे प्राइसेस को गवर्नमेंट क्या मानती है, फेयर. तो सवाल ये आता है कि लाइक ये फेयर प्राइस मार्केट प्राइस से कम है, तो अगर फार्मर इज एबल टू सेल इन द मार्केट एट द मार्केट प्राइस, देन ही विल गेट मच मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट इज प्रॉमिसिंग हिम, यू कैन से. ओके, सो ये बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों ये डिसाइड करने के लिए फार्मर के लिए फेयर प्राइस कौन सा होता है, रेम्यूनरेटिव प्राइस कौन सा होता है. अच्छा, देन नो इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया में बच्चों कोई इंटीग्रेशन नहीं, वहां पे इंटेग्रिटी नहीं है. जैसे व्हेन गवर्नमेंट जिस भाव में फार्मर से अनाज खरीदती है उस भाव को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे, वी कॉल इट एज प्रोक्योरमेंट प्राइस. हाँ, तो जो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन है एपीसी, तो वो लोग अलग अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक वेरियस क्राइटेरिया लिस्टेड बाय एपीसी वर अप्लाइड एंड एम्फसाइज्ड इन एन uncoordinated way, and they were never integrated into an objective model to compute the price to be recommended. मतलब अलग अलग एजेंसीज होते हैं बच्चों, अलग अलग क्राइटेरिया होता है. जैसे कि हम बोलते हैं चलो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, इसके ऊपर हम लोग उसको 15% का प्रॉफिट देते हैं. कोई बोलता है कि लाइक ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, उसके ऊपर हम लोग उसको 50% का प्रॉफिट देते हैं. अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करने का बच्चों, बहुत सारे केसेस में वो अपना खुद का लेबर यूज करता है, वो अपने खुद के कैपिटल को यूज करता है, वो खुद का जमीन यूज करा बच्चों लोग, तो उसका जो इम्प्यूटेड रेंट होता है, उसका इम्प्यूटेड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो बच्चों मार्केट में, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फार्मर टू डिसाइड लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज अ फेयर वैल्यू, वी कैन से. ठीक है, सो देयर इज नो इंटेग्रिटी, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट क्राइटेरिया चिल्ड्रन. देन इट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है, इट बेसिकली इज blamed for benefiting the large farmers. मतलब ये सब चीजों का बड़े बड़े फार्मर्स को फायदा होता है. अगर मैं खेती कर रहा हूं बच्चों लोग, और मैं सिर्फ अपने घर का, अपने फैमिली का गुजारा करने के लिए, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग इन द मार्केट, then those prices which the government is promising are not meant for me. They are only meant for those farmer children which are very large farmers
गॉट, तो उनको आप अच्छा प्राइस प्रॉमिस करके बच्चों लोग कौन सी बड़ी बात कर रहे हो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिच फार्मर चिल्ड्रन. So the question arises, to who and which regions beneficiaries of high agricultural prices will continue to be? To large farmers. बड़े बड़े farmers को इसका फायदा होता है. And there's a lot of disparity between the producers and the poor consumers and the sub-marginal producers who purchase substantial quantity of food grains for consumption would be widened. मतलब इनडायरेक्टली चिल्ड्रन बड़े बड़े फार्मर्स को फायदा होगा जिनको एक्चुअली जरूरत नहीं होती हेल्प की. गरीब फार्मर्स बच्चों लोग क्या लाइक दे उनका प्रोडक्ट ही कम होता है, अगर कहीं पे बेचा तो उनको मार्केटिंग वगैरह नहीं जमता बच्चों लोग, एंड दोस प्रॉब्लम्स विल कंटिन्यू टू हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया. एंड देन द चिल्ड्रन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग, जैसे कि देयर इज माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट की बात कब आती है बच्चों लोग चिल्ड्रन? व्हेन वी टॉक अबाउट द बजट. तो बजट के अंदर आपको पता है जनरली वी हैव गॉट टू डिफरेंट साइड्स दैट वी हैव ना. वी हैव द रेवेन्यू साइड एंड द एक्सपेंडिचर साइड. तो चिल्ड्रन गवर्नमेंट क्या करती है, लाइक फार्मर्स के ऊपर ऐसे भी हम लोग कुछ ज्यादा टैक्सेस लगा नहीं सकते बिकॉज एग्रीकल्चरल सेक्टर इज फ्री फ्रॉम टैक्सेस. हाँ, बट वी हैव टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन गिविंग सब्सिडीज टू द फार्मर्स. तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ते जा रहा है जबकि एग्रीकल्चरल सेक्टर से गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत कम मिलता है. तो उसकी वजह से अपना जो डेफिसिट आता है, डेफिसिट मतलब चलो व्हेन योर एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर रेवेन्यू देन वी कॉल दैट एज डेफिसिट. तो इट कीप्स ऑन माउंटिंग, गवर्नमेंट को जो लॉसेस फेस करने पड़ते हैं चलो. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर होता है बच्चों बहुत सारा. कौन सी चीज पे खर्चा होगा? तो ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब फार्मर से जो फूड ग्रेन्स खरीदे जाते हैं उसका प्राइस, फिर उसको स्टोर करके रखना पड़ता है. फिर बच्चों जो अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है रेशन शॉप, उसके जरिए हम उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेयर प्राइस शॉप्स, रास्त भाव धान्य दुकान. अच्छा, तो चिल्ड्रन दीज आर बेसिकली रिफर टू एज फूड सब्सिडीज. और आज के लिए फूड सब्सिडीज बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं इन द रिसेंट ईयर्स. ओके, हाउएवर द गवर्नमेंट कैन स्पेंड मोर फॉर MSP, minimum support price, by reducing its own unproductive expenditure. तो गवर्नमेंट का खर्चा बच्चों फार्मर्स के ऊपर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जबकि एग्रीकल्चर क्योंकि टैक्सेबल नहीं होता है तो वहां से गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता है. ओके, पॉइंट नंबर 5 चिल्ड्रन, कंट्रीब्यूशन टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड. चिल्ड्रन बिकॉज एग्रीकल्चरल सेक्टर is a sector which is almost connected to all other sectors, the secondary and the tertiary. तो एग्रीकल्चर में जब भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं चलो तो ऑटोमेटिकली देयर आर हाई चांसेस और देयर आर मोर चांसेस दैट इट कैन ब्रिंग अबाउट सम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द एंटायर इकोनॉमी. अच्छा, और आजकल पता है आपको होर्डिंग के बारे में आपने सुना है, जहां पे फूड ग्रेन्स को गोडाउन्स में डाल के बंद किया जाता है और उसको 5-5, 6-6 महीने तक बाहर नहीं निकालने का. उसकी वजह से होता क्या पता है कि they automatically children they will be hoarding that is taking place and then prices they rise. और जैसे मार्केट के प्राइसेस बढ़ते चलो तो गवर्नमेंट को भी फिर प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं. ओके, दैट मींस दे विल हैव टू पे हायर प्राइसेस टू द फार्मर्स. सो इसकी वजह से फिर मार्केट में फिर चलो इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है, जो ऑटोमेटिकली लाइक इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी. एंड लास्टली चिल्ड्रन, देयर इज अ लॉट ऑफ इंपैक्ट दैट इज टेकिंग प्लेस ऑन द रूरल पुअर. अच्छा, अभी गवर्नमेंट जनरली मान के चलती कि अगर एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़ गए तो फार्मर्स को बहुत फायदा होगा. दैट मींस दे आर गोइंग टू गारंटी सम हायर रिटर्न्स टू द फार्मर्स. हाँ, लेकिन जैसे फार्मर्स को ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे तो खेती में काम करने वाले लोगों को ज्यादा वेजेस मिल जाएंगे. हाँ, बेनिफिट्स ऑफ हायर प्राइस हार्डली अक्रू टू द पुअर फार्मर्स. मतलब छोटे मोटे फार्मर्स को बच्चों लोग ये सब प्राइस पॉलिसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला है, because they do not supply much marketed surplus and on the contrary depend mostly on the market for meeting their consumption requirements. मतलब जब एग्रीकल्चर प्राइसेस के लिए अच्छा भाव प्रॉमिस किया जाता है बच्चों लोग तो छोटे मोटे फार्मर्स अपना प्रोडक्ट मार्केट नहीं करते, मतलब लोग बेचते नहीं. और ऐसे भी हो सकता है कि उनका जो प्रोडक्शन होता है काफी नहीं होता, तो अपने कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्ट्स लगते हैं उसको खरीदने के लिए वो खुद ही मार्केट में जाते हैं. मतलब दे विल एंड अप पेइंग हायर प्राइसेस फॉर दिस प्रोडक्ट्स एंड thus the bulk of rural population has suffered on account of high and increasing food grain prices. तो जो फूड ग्रेन के प्राइसेस बच्चों लोग बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से majority of the farmers they have been suffering a lot. And you know on an average children Indian farmer ये तो marginally होता है,
There are a handful of farmer children who own lot of lands, we can say, but ultimately it's a small farmers who suffer losses. Then buyers in favor of low cost rates. Matlab kya children? If you just analyze this particular concept, see, if you just analyze this particular concept, what it means. If I say कि if किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 100, ओके, गवर्नमेंट बोलती है कि आप उसके ऊपर 50% प्रॉफिट ऐड कर सकते हो. तो चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सेल दिस प्रोडक्ट फॉर ₹150 इन द मार्केट. एम आई राइट? अच्छा, बट सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि 50%, 100 के ऊपर 50%, 150. लेकिन कोई स्टेट है बच्चों जो क्या कर रहा है, वही चीज को 75 रुपीज में प्रोड्यूस करा के दे रहा है. कितने में? 75. अभी इसके ऊपर अगर आप 50 रुपीज ऐड करोगे तो भी बच्चों लोग क्या होता है कि लाइक इट विल बिकम हाउ मच? 125. बट दे आर अलाउड टू सेल फॉर हाउ मच? 150. दैट मीन्स दे विल बी गेटिंग अ एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 25 रुपीज. व्हाई? बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो. तो बच्चों लोग एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का, इट बेनिफिट्स दोज स्टेट्स हुज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो. सो द करंट CACP, अभी बच्चों लोग यहाँ पे एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, दिस कमिटी फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, दे फिक्स सम यूनिफॉर्म परचेस प्राइस. मतलब उनका परचेस प्राइस बच्चों लोग सेम होता है फॉर द कंट्री एज अ होल ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. गवर्नमेंट ने बोला कि लाइक चलो हम लोग है ना मतलब 20 रुपीज में पर केजी राइस परचेस करेंगे. अभी किसी ने बच्चों उसको 15 रुपीज में प्रोड्यूस किया हुआ है और कोई उसको 10 रुपए में प्रोड्यूस करा है, तो जो 10 रुपए में प्रोड्यूस करा उसको बच्चों लोग यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा. जो 15 रुपए में प्रोड्यूस करा उसको तो सिर्फ कितने का प्रॉफिट मिलेगा? 5 रुपीज का. सो यू नो द लो कॉस्ट स्टेट्स को यहाँ पे फेवर मिलता है. एज अ रिजल्ट दिस पॉलिसी फार्मर्स इज लो कॉस्ट रीजन्स एंजॉय सब्सटेंशियल डिफरेंशियल रेंट्स. मतलब जो कम खर्चे में प्रोडक्शन कर सकते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है चलो यहाँ पे. एंड नॉट ऑल कमोडिटीज आर covered. That's the last drawback that we have, children. Okay, wheat and rice are usually covered under the price policy. मतलब ये दो चीजें जिसको गवर्नमेंट प्राइस पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व करती है. हाँ, लेकिन बहुत सारे कमोडिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट आउट, रिजल्टिंग इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज, मतलब ना ही प्रोड्यूसर्स को फायदा होता है ना ही कंज्यूमर, दोनों को उल्टा नुकसान होगा. अच्छा, अभी बच्चों लोग क्योंकि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वी आर फेसिंग मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स. क्योंकि हमारे देश में चलो हमारे फार्मर्स के प्रोडक्ट्स होते ही है, बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी विल आल्सो बी फेसिंग द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स. सो एग्रीकल्चर प्राइसेस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो गवर्नमेंट मेजर्स यहाँ पे मतलब दे बिकम यूजलेस. एंड इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट may require to adjust himself more to the market and rely less on the government. तो अभी फार्मर्स को बच्चे लोग मार्केट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है और फिर गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होता है उसके ऊपर वो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं. मतलब ठीक है. कंक्लूजन ऑन अ पॉजिटिव नोट चिल्ड्रन, इंडियन फार्मर्स के लिए बच्चे लोग बहुत जरूरी होगा टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, अच्छा, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि वो लोग कॉम्पिटिशन फेस कर सकते हैं मार्केट में. और उनको कौन से प्राइसेस मिलेंगे बच्चे लोग? रेम्यूनरेटिव प्राइसेस. अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट हाउएवर शुड नॉट अबैंडन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट टू द एग्री. तो गवर्नमेंट को अपने जो जिम्मेदारी उसे मतलब उनको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए. दे शुड नॉट टर्न अवे फ्रॉम दैट एंड देयर इज नो रीजन द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्प्लीमेंट स्वामीनाथन फॉर्मूला, जो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम कि a particular percentage of profit on the cost of production that is given to the farmers, you can say. So children, there is one question which will always be asked on agricultural price policy. तो agricultural price policy के हमने features पढ़े थे. अच्छा, then we saw the agricultural price policy also. अच्छा, then children, today I explained you about the agricultural price policy का ये हमने evaluation देखा है और उसका implementation पढ़ा है. तो overall children, this is a very important topic which will be asked in your boards or in your university exams. Agricultural price policy, ये 3 वर्ड्स आपको पक्का एग्जाम में दिखेंगे. अभी किस लेवल पे पूछे जाते हैं तो हम लोग ओवरऑल एक आंसर रेडी कर सकते हैं बच्चों इसका. ठीक है. सो आई थिंक चिल्ड्रन दैट इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी. एज यू कैन सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we'll be starting with agricultural marketing, which is again related to agricultural sector children. Okay, so that's all for today. Thank you very much. See you in the next lecture.
with agricultural marketing. Bye everyone. Take care.